Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept break-even point and profit maximization. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पर हम किस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। इसे हम पॉपुलरली TRTC अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पर भी ये पॉसिबल होता है कि कोई भी फर्म अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकती है। द ब्रेक इवन एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू रीच अ close approximation to profit maximization by considering expected profits for different values of prices and outputs. Further, if the firm has full information on its revenue and cost function, the profit maximization principle should be preferred to break even analysis. यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को क्लोज बेसिस पर या क्लोज अप्रॉक्सीमेशन के बेसिस पर ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फर्म को डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्राइजेस एंड आउटपुट पर अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। तभी हम ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक क्लोज अप्रॉक्सीमेशन कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर फर्म को अपने प्रॉपर रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन के बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल को फोकस करते हुए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज करते हुए। लेकिन उसके लिए फर्म को अपने रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन के बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ये वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां फर्म का टोटल रेवेन्यू उसके टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है। लेकिन हम टोटल कॉस्ट में जब बात करते हैं तो हम नॉर्मल प्रॉफिट को इसके अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। इसका मतलब हम जब ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मतलब जीरो प्रॉफिट से नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड रहता है क्योंकि हम इस नॉर्मल प्रॉफिट को टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। नाउ the profit maximization situation of a firm by using break even analysis can be represented graphically as follows। तो एक ग्राफ के हेल्प से हम ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज करते हुए एक फर्म की इक्विलिब्रियम पोजीशन को या फिर उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सिचुएशन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है। यू आर लुकिंग हियर दिस पर्टिकुलर डायग्राम। A very clear picture has been presented by me in reference of getting the maximum profit of the firm by using the break-even analysis। इसके लिए क्या करा है मैंने, एक्स एक्सिस पर फर्म के आउटपुट को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और बाई एक्सिस पर मैंने रिप्रेजेंट किया है टोटल रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट को, ठीक। अब क्योंकि हमें क्या पता होना चाहिए, हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, तभी हम ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज़ करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये कर्व रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व। क्योंकि जैसे जैसे हम फर्म के आउटपुट को बढ़ाते चले जाएंगे, जो फर्म का टोटल रेवेन्यू है वो लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसी वजह से मैंने इसको लगातार इंक्रीज होते हुए दिखाया है, ठीक है। तो दिस इज द TR कर्व। अब हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, टोटल कॉस्ट कर्व की, TC कर्व की। TC कर्व क्या होता है, TC कर्व इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया इसको, दिस इज द TC कर्व। ये जो TC कर्व है ये क्या कर रहा है, इसको मैंने कुछ पर्टिकुलर ऊपर से स्टार्ट किया है क्योंकि TC इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसी वजह से ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है फर्म की, ठीक है। और यहाँ से हम वेरिएबल कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, उसके रिगार्डिंग कर्व को हम ड्रॉ करते हैं तो वो हमें टोटल कॉस्ट की वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर पहले तो ये जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को फोकस करता है, उसके बाद ये लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को फोकस करता है और उसके बाद ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को फोकस करता है। इसी वजह से जो कर्व है इसका सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न को प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे फर्म अपने आउटपुट को बढ़ाती चली जाती है जो कॉस्ट है उसकी
वो लगातार कम होती चली जाती है। ठीक है, फिर ये कांस्टेंट हो जाती है एक पॉइंट पर आने के बाद, और यहाँ से जो कॉस्ट है वो इसकी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम इस टीसी कर्व को ऑब्टेन कर लेते हैं, और ये टीआर कर्व को हमने ऑब्टेन कर लिया। अब हम देखते हैं कि टीसी और टीआर कर्व के बेसिस पर हमें क्या एनालिसिस मिलती है। ये जो टीसी और टीआर कर्व है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ए एंड एट द पॉइंट डी। तो स्टार्टिंग में टीसी और टीआर दोनों इक्वल हैं एट द पॉइंट ए। तो इस पॉइंट ए को हम नाम देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले हम कंडीशन देखते हैं। यहाँ जो टीसी कर्व है, जो टीसी है वो टीआर से ज़्यादा है। टीसी इज मोर देन टीआर बिफोर द पॉइंट ए, और आफ्टर द पॉइंट बी सेम कंडीशन हम ऑब्टेन होती है। डी पॉइंट के बाद भी टीसी क्या है, टीआर से ज़्यादा है, टीआर कम होना स्टार्ट हो जाता है, और टीसी डी पॉइंट के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों एरियाज क्या शो करेंगे, इट विल बी शोइंग द लॉस सिचुएशन टू द फर्म, क्योंकि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स से पहले, यानी कि ए से पहले और डी के बाद जो फर्म का टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा है और टोटल रेवेन्यू कम है। इसी वजह से ये लॉस एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि यहाँ पर फर्म लॉस इनकर कर रही होगी। लेकिन ए पॉइंट के बाद क्या होता है, ए पॉइंट के बाद जो फर्म का टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और जो इसकी कॉस्ट है वो लगातार डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये लगातार डिक्रीज हो रहा है, ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ आप सिचुएशन देख रहे हैं कि जैसे जैसे टीआर कर्व बढ़ रहा है, ये सी पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाता है, और जो टोटल कॉस्ट है वो बी पॉइंट पर मिनिमम हो जाती है, और इसके बाद ये कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और टोटल रेवेन्यू कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमें चाहिए क्या, वी आर हेयर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमने क्या करा, जो सी पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है, और बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने एक टेंजेंट को ड्रॉ करा है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल रेवेन्यू कर्व का टेंजेंट, और ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का टेंजेंट, सॉरी टोटल कॉस्ट कर्व का टेंजेंट। जो टोटल रेवेन्यू कर्व का टेंजेंट है वो कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू, और जो टोटल कॉस्ट कर्व का टेंजेंट है वो कहलाता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर मैं पॉइंट बी और सी को कंपेयर करूं तो ये दोनों टेंजेंट क्या है, दे आर इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि दे आर जस्ट सेटिस्फाइंग द पैरेलल कंडीशन टू ईच अदर। तो इन दोनों पॉइंट्स पर एम आर और एम सी दोनों इक्वल हैं, और हमारी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी क्या होती है, पहली कंडीशन होती है कि एम आर और एम सी दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट बी और सी के करस्पॉन्डिंग सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू यानी कि टोटल रेवेन्यू कर्व की वैल्यू मैक्सिमम है, और बी पॉइंट पर टोटल कॉस्ट कर्व की वैल्यू मिनिमम है, और इसके साथ साथ पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों पर जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है बी सी, इट विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम प्रॉफिट, ये मैक्सिमम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। वर्टिकल डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट को प्रोवाइड करेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास आउटपुट लेवल आया है दैट इज यू आर गेटिंग इक्वल टू ओ क्यू, यानी कि फर्म ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट पर अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर रही होगी। अब अगर फर्म इस ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है तो उस केस में क्या होगा, ये जो इसका प्रॉफिट वाला पार्ट है, टोटल रेवेन्यू है, वो टोटल रेवेन्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये पॉइंट डी तक पहुंचेगा जहां पर प्रॉफिट जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट, और इसके बाद लॉस कंडीशन क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स दैट द फर्म विल प्रोड्यूस अप टू द OQ लेवल ऑफ आउटपुट, और इस OQ लेवल ऑफ आउटपुट पर ये अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर लेगी, जो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू BC। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने इस मैक्सिमम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉफिट लाइन भी डिटरमाइन करी है। दिस इज द प्रॉफिट लाइन, ये प्रॉफिट लाइन को शो कर रहा है जो केवल प्रॉफिट और लॉस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट को ऑब्टेन करने के लिए हमें टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इन टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे एक कर्व ऑब्टेन होता है, ये आपको रिवर्स यू शेप्ड कर्व दिखाई दे रहा है। दिस रिवर्स यू शेप कर्व इज नोन एज द प्रॉफिट कर्व। जैसे जैसे हम आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ये जो एरिया है, दिस एरिया, इट इज रिप्रेजेंटिंग द लॉस, ये जो लॉस है वो इस लॉस के इक्वल होगा। ठीक है, और ये कहाँ तक चलेगी कंडीशन, OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट तक।
तो जब तक फर्म OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट पर नहीं आ जाती है तब तक वो लॉस को इनकर करेगी। अब जब फर्म Q1 लेवल ऑफ आउटपुट पर आ जाएगी तो यहाँ इसका जो प्रॉफिट है या जो लॉस है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसकी अर्निंग कुछ नहीं हो रही होगी ना, यानी कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करता है तो ये जो प्रॉफिट कर्व है वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये लगातार इंक्रीज होता रहता है कहाँ तक, जब तक फर्म OQ लेवल ऑफ आउटपुट पर आ जाती है। और इस OQ लेवल ऑफ आउटपुट पर आने के बाद ये जो प्रॉफिट है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। और इसके बाद अगर फर्म अपने आउटपुट को इंक्रीज करती है तो ये प्रॉफिट अगेन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और डिक्रीज होते होते क्या होता है, OQ2 लेवल तक पहुंचते ही फिर से ये प्रॉफिट जीरो हो जाता है और उसके बाद फिर से लॉस सिचुएशन इनकर होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि फर्म इस प्रॉफिट कर्व के बेसिस पर भी हमें यह दिखाई दे रहा है कि फर्म क्या करेगी, OQ लेवल ऑफ आउटपुट को ही प्रोड्यूस करेगी और इसके करस्पॉन्डिंग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है इट विल बी इक्वल टू BC, और ये मैक्सिमम प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज करते हुए किसी भी फर्म के रेफरेंस में मैक्सिमम प्रॉफिट को प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस कर्व में रिप्रेजेंट किया है। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको ना, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि ये जो टेंजेंट है टोटल रेवेन्यू कर्व पर और टोटल कॉस्ट कर्व पर, जिन्हें हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का नाम देते हैं, दोनों क्या होने चाहिए, बोथ मस्ट बी इक्वल। जब तक ये इक्वल कंडीशन हमारे पास यहां से आइडेंटिफाई नहीं होगी तब तक हम इस मैक्सिमम प्रॉफिट को प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से स्टार्टिंग में फर्म लॉस को इनकर करती है, इसके बाद प्रॉफिट एरिया रहता है इसका, ये प्रॉफिट रीजन रहता है, और इसके बाद फिर से इसका लॉस एरिया स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रॉफिट एरिया में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के बीच में, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम मैक्सिमम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। दो पॉइंट आपको ऑब्टेन होते हैं, एक तो ए पॉइंट है जो बीपी पॉइंट को डिफाइन करता है, और एक डी पॉइंट है जिससे हमें पता चल रहा है कि फर्म जब आगे अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करती है तो एक पॉइंट और मिलता है इसको, जहां उसका जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जाता है और उसके बाद उसको लॉस इनकर होना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्म यहाँ पर हमारे जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो ये है कि OQ लेवल ऑफ आउटपुट पर फर्म क्या करेगी, फर्म अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना स्टार्ट कर देगी, जिसे हम BC के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। ओके, इसको मैंने प्रॉपरली थ्योरी मैंने नोट करी है इसकी, और इस थ्योरी को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस थ्योरी एज फॉलोज। मैं इसको एक बार आपको ऊपर कंप्लीट एक रिव्यू दे देता हूँ थ्योरी का, एंड यू कैन नोट डाउन दिस थ्योरी फ्रॉम हियर, जितना मैंने आपसे इस ग्राफ के रिलेशन में डिस्कस किया है। तो ये थ्योरी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और इसको आप प्रॉपरली नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स इससे कंप्लीट कर सकते हैं। तो हियर आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस थ्योरी। मैं इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके लिए, और प्रॉपरली इसको आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।